कभी कभार मेरे दिल में शिद्दत से ख्वाहिश उठती कि पलवशे को घंटी करूं, उसकी आवाज सुनूं। आया अब भी खफा है या 3-4 महीनों की दूरी ने सर्द महरी को हरारत में तब्दील कर दिया है। मगर फिर अंसारी साहब का हुक्म याद आ जाता। उन्होंने सख्ती से और बार बार ताकीद करके घर फोन करने से मना किया था। वो कहते थे, तुम दोनों ने किसी भी सूरत, किसी भी हालत, किसी भी वजह से पाकिस्तान कॉल नहीं करना। सिर्फ एक सूरत में फोन कर सकते हो कि अपनी मौत का 100% यकीन हो जाए, तब मुज़ायका नहीं। अगर इशारिया 1% भी बचने का इम्कान है तो ये गलती न करना। अब दोनों में से एक ही बचा था, दूसरा खालिक हकीकी के पास पहुंच गया था। राब्ते का जरिया होने के बावजूद बात न करना भी बहुत बड़ी आजमाइश थी। अपनी मिसाल मुझे साहिब हैसियत रोजेदार किसी लगती कि जिसके पास खाने पीने की हर नेमत मौजूद होने के बावजूद वो अजान मगरिब का मुंतजिर होता। न जाने मेरी अफ्तारी कब होना थी कि समातें अपनी पलवशे की मधुर, रस भरी और मोहनी आवाज सुनने की सादत हासिल करती। वो दिल की गहराइयों से मुझे चाहती थी और यकीनन इंडिया आने को उसने मेरा झूठ और उसे वरगलाने की जज्बाती धूस समझा था, वरना मुमकिन ही नहीं था कि उसका दिल न पसीजता। उसे याद करते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिमाग गुनूदगी में डूब गया और मैं ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां वो अब तक मेरे हमरा थी। न जाने महबूब का फूलों से कौन सा करीबी ताल्लुक और निस्बत है कि वो अक्सर सब्ज़ाज़ार और फूलों के दरमियान ही मुतहर्रक नजर आती। उसके खूबसूरत रक्स और नाजो अदा से मैं ज्यादा देर महजूज न हो सका। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। एक स्नाइपर की नींद इतनी गहरी नहीं होती कि पहली दस्तक पर न जागे। मेरी छठी हिस्स ने किसी नामालूम खतरे की निशानदही की। वो खैर की दस्तक नहीं लग रही थी। मेरे मसैरी से उतरने से पहले दरवाजा दोबारा बजने लगा। साथ ही धर्मू दादा के आदमी विनाश मेहता की घबराई हुई आवाज उभरी, जीशान साहब, जीशान साहब। मैंने जकंद भरकर दरवाजा खोला और बेताबी से पूछा, क्या हुआ? वो तेज लहजे में बोला, फिलफौर ये ठिकाना छोड़ना होगा। धर्मू दादा सहन में आप लोगों का मुंतजर है। मैं सवाल जवाब में वक्त जाया करने की बजाय लौरा के कमरे की तरफ भागा। उससे मुत्तला करके मैंने तैयार होने में 3-4 मिनट से ज्यादा देर न लगाई। यूं भी हमारे पास SR-1 के बैग और 2-3 जोड़े कपड़ों के अलावा समेटने को कुछ न था। मैं और लौरा करीबन एक साथ अपने कमरों से बरामद हुए। हवेली के सहन में खुली छत की 2 जीपें और एक कार स्टार्ट हालत में तैयार खड़ी थी। हम कार में बैठ गए। मैं दरमियान में था। धर्मू दादा और लौरा मेरे दाएं बाएं बैठ गए। गाड़ियां तेज रफ्तारी से हवेली से निकल आईं। हवेली से निकलते ही मैं धर्मू दादा की तरफ मुतवज्जे हुआ। क्या हुआ? धर्मू बोला, राजपूत दादा ने इत्तला दी है कि यहाँ एजेंसी का छापा पड़ने वाला है। मैं मुताज्जिब हुआ, मगर कैसे? राजपूत दादा की तो आंखें बंद करके यहाँ से ले गए थे। धर्मू दादा ने मुंह बनाया। मैंने कब कहा है राजपूत दादा ने मुखबरी की है? मेरी हैरानी बरकरार थी। फिर एजेंसी वालों को यहाँ का पता कैसे चला? धर्मू तफसील बताने लगा, जिसका लुब्ब-ए-लुबाब ये था कि राजपूत दादा की बीवी ने अपने देवर विशाल गुप्ता को शौहर से होने वाली आखिरी गुफ्तगू से मुत्तला किया। विशाल गुप्ता ने शुक्ला और करण चावला से बात की। तभी धर्मू के मोबाइल फोन नंबर का तस्करा हुआ और उन्होंने मोबाइल फोन नंबर के जरिए हमें तलाश कर लिया। धर्मू को अंदाजा नहीं था कि दुश्मन हमारी तलाश में इस हद तक जा सकते थे। चूंकि आम गुंडों की आपस की लड़ाइयों में मोबाइल फोन नंबर के जरिए दुश्मन को ढूंढने का ना तो रिवाज है और ना गुंडों के पास ऐसी सहूलत मौजूद है। मगर वहाँ रिवायती गुंडों की जगह रॉ ने ले ली थी और उनके पास इंडिया की हद तक लामहदूद वसाइल थे। शुक्ला का बराह रास्त रॉ से ताल्लुक नहीं था, मगर उसके रवाबित बहुत ऊंची सतह तक थे और बिलाशुबा शुक्ला और करण चावला इतनी तगोदौ मेरे और लौरा के लिए कर रहे थे, बल्कि असल हदफ लौरा ब्राउन थी। शुक्ला जैसे जिनसी भेड़िए के लिए लौरा न सिर्फ ऐशो इशरत का सामान थी, बल्कि दौलत के पुजारी को SR-1 राइफलें भी चाहिए थी। एक पाकिस्तानी जिस पर जासूस होने का इल्जाम था, उसकी अहमियत भी गो कम न थी, मगर पहला नंबर तो दौलत का होता है। एक दूसरे के जासूस तो दोनों ममालिक आए रोज पकड़ते रहते हैं। हमारा रुख मुंबई की बजाय किसी और जानिब था, क्योंकि मुंबई का रुख करने पर रास्ते में दुश्मन से टकराव मुमकिन था। सफर घंटा भर जारी रहा। इलाका अनदेखा था, इसलिए कोई अंदाजा न था कि रुख किधर को है। सफर का इख्तिताम एक आबादी पर हुआ। खैर, मुंबई का मुजाफाती इलाका दूर दूर तक मुख्तलिफ कानूनी और गैर कानूनी आबादियों से अटा पड़ा है। खाली जगह कम ही नजर पड़ती है। गैर तरक्की याफ्ता गाँव के बीचों बीच एक दरमियाना सा मकान था जिसमें 3 ही कमरे थे। वो धर्मू दादा के एक कारिंदे मनीष का मकान था, जहाँ उसकी बीवी अपने 2 बच्चों के साथ मौजूद थी। उसकी बीवी बच्चों और लौरा को एक कमरे में कर दिया और बाकी 2 कमरों में हम बराबर तकसीम होकर ठहर गए। इतनी चारपाइयां मौजूद नहीं थीं कि तमाम को काफी होती। फर्श पर चटाइयां बिछाकर सभी नीचे ही लेट गए। हम तुलुए आफताब से चंद लम्हे पहले ही वहां पहुंचे थे। दोपहर तक बेखबर सोए रहे। उठकर बारी बारी ताज़ादम हुए। इतनी देर में खाना तैयार हो गया था। खाने के बाद वो किसी मुस्तकिल रिहाइश का बंदोबस्त करने का सोचने लगी, क्योंकि धर्मू दादा के सभी अड्डे तो एजेंसियों की नजर में थे और इस छोटे से मकान में भी मुस्तकिल कयाम मुमकिन न था।
मैं उनकी गुफ्तगू में मुखिल हुआ। धर्मू दादा, बेहतर होगा रॉ से टक्कर न लो। इंडिया में रहकर रॉ के मफादात से टकराना ऐसा है गोया पानी में मगरमच्छों के झुंड से मुकाबला करना। पुलिस, फौज, एजेंसियां, नीम सरकारी, सिविल इदारे, यहाँ तक कि राजपूत दादा जैसे भी तुम्हारे खिलाफ सफारा हो जाएंगे। वो मुस्तफसिर हुआ, क्या कहना चाहते हो? मैंने वजाहत की, हमारा साथ यहीं तक था। उसने नफी में सर हिलाया, तुमने धर्मू के ज़र्फ का गलत अंदाजा लगाया है। मैं मुतबस्सम हुआ, मैं अपनी हिफाजत के लिए तुमसे अलहदा हो रहा हूँ जनाब। तुम्हारा साथ महफूज नहीं रहा क्योंकि तुम्हारे एक कारिंदे का पकड़ा जाना हमारी शामत ला सकता है। मुझे सोचती हुई नजरों से घूरते हुए वो मुसिर हुआ, यकीन मानो सिर्फ मुस्लिम ही मुखलिस नहीं होते, हिंदुओं में भी कुर्बानी देने वालों की कमी नहीं है। मैंने कहा, अगर तुम्हारे जान देने से हम बच जाते तो मैं अलहदा होने का फैसला कभी न करता, मगर हकीकत यही है कि रॉ तुम्हारी राह पर लग गई है और सिर्फ तुम्हारा मुखलिस होना काफी नहीं है। अपने हर आदमी के खुलूस की यकीन दहानी तुम नहीं करवा सकते, और बिलफर्ज तुम्हारे सारे साथियों को मुखलिस मान भी लिया जाए तो सिर्फ हमारे लिए ये तमाम क्यों पुलिस और एजेंसियों से छुपते फिरेंगे। वो फलसफियाना अंदाज में बोला, जुर्म की दुनिया अपनाने वाले को सबसे पहले रूपोशी की तरबियत लेना पड़ती है। मैंने कहा, आम जुर्म और देशद्रोही में फर्क है। आम मुजरिम थाने में बैठकर पुलिस वालों से गपशप करते हैं और पुलिस को मतलूब भी होते हैं। वो शाकी हुआ, तो क्या तुम जासूस हो? मैंने कहा, तुम्हारी सरकार यही समझती है और भारतीय नागरिक होने के नाते तुम्हारा भी यही फर्ज बनता है कि जो तुम्हारी सरकार समझती है तुम भी वही मानो। उसने मुतनब्बे किया, क्यों अपनी मुश्किलात बढ़ाना चाहते हो? मैंने कहा, यकीन मानो तुमसे अलहदा होकर हमारी मुश्किलात में कमी आएगी। हमें छुपना भी आता है और अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं। बाकी कभी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो तकल्लुफ नहीं करेंगे। चंद लम्हे गहरी सोच में खोए रहने के बाद उसने इस बात में सर हिलाया, जैसा तुम चाहो। मैंने बेतकल्लुफी से मुतालबा किया, हमें एक बुर्का, कोई ऐसी कार जो तुम्हारे किसी मशहूर बंदे के नाम पर न हो, और थंडरबोल्ट चाहिए। उसने तस्दीक चाही, थंडरबोल्ट वही दूरमार राइफल है ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसने मशवरा दिया, अगर अपनी साथी को छुपाने की गरज से बुर्का दरकार है तो बेहतर होगा उसका हुलिया तब्दील कर दो। मैंने खुशगवार हैरानी से पूछा, क्या ये मुमकिन है? वो खुश दिली से बोला, तुम्हारे गुमान से भी बढ़कर भगवान की कृपा से रूप बदलने का माहिर यहीं पर मौजूद है। मैं मुसर्रत से बोला, फिर नई शक्लों के मुताबिक हमें शनाख्ती कागजात भी चाहिए होंगे। उसने इस बात में सर हिला दिया, बेफिक्र रहें। शाम तक हमारा हुलिया तब्दील हो चुका था, लेकिन शनाख्ती कार्ड वगैरह बनने को एक दिन चाहिए था। पाकिस्तान की तरह इंडिया में भी जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह बनाना निहायत आसान है, बशर्ते जेब में रकम और थोड़ा बहुत असर व रसूख हो, बल्कि रकम असर व रसूख से भी कई गुना बढ़कर है। लौरा अब काले काले बालों वाली सांवले रंग की दोशीजा का रूप धार चुकी थी। उसकी सुतवा नाक में मखसूस स्प्रिंग डालकर निस्बतन मोटा कर दिया गया था। भूरी आंखें लेंस से स्याह हो गई थी। बालों में सरसों का तेल चुपड़कर चोटी बांधी गई। खुली शलवार कमीज और सर पर दुपट्टा ओढ़कर जब उसने आईने में देखा तो खूब कहकहे लगाए। अगर उसके आईने देखने से पहले तस्वीर निकाल कर उसे दिखाई जाती तो वो खुद को न पहचानती। मेरे हुलिये में भी मुनासिब तब्दीली हो गई थी। बहरूप के माहिर से हमने जिल्द का रंग तब्दील करने वाले 2-3 अक़साम के लोशन, मुख्तलिफ रंग के आंखों के अदसे, 2-3 विग्गें, नकली दाढ़ी मूछ, नाक में डालने के मखसूस स्प्रिंग, मसनूई जबड़े और चंद दूसरी चीजें ले लीं जो हम खुद इस्तेमाल करके अपना हुलिया तब्दील कर सकते थे। उस माहिर ने घंटे डेढ़ में हमें इस काबिल कर दिया था कि अपने चेहरे में मुनासिब तब्दीलियां लाकर असलियत छुपा लेते। धर्मू ने मेरी तमाम जरूरियात पूरी कर दी थी और आइंदा राब्ते को चंद नंबर भी बतलाए जो मैंने जहन नशीन कर लिए थे। शनाख्ती कागजात के मुताबिक मेरा नाम अनूप मिश्रा और लॉरा ब्राउन का कविता पटेल था। जाने से पहले मैंने ताकीद की, अब छुपना छोड़ो और किसी अड्डे पर चले जाना। हमारी शनाख्त से लाइलमी का इजहार करना बेहतर रहेगा। कहना हम खुद तुम्हारे पास आए थे और राजपूत दादा को पकड़ने की शर्त पर तुमसे मुआहदा हुआ था। मुकाबले की कोशिश करना बेवकूफी होगी। तुम्हारे साथी हमारी असलियत से यूं भी नावाकिफ हैं। उम्मीद है चंद दिन की तफ्तीश के बाद तुम्हें छोड़ देंगे। खामखा का दर्द सर मोल लेना यकीनन उन्हें गवारा नहीं होगा। वो मुस्कुराया, पिताजी बनने की कोशिश न करो। मैं इन एजेंसियों की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुमसे जान छूटने पर उन्हें संभालना मुश्किल न होगा। मैं जवाबी कहकहे के साथ बगलगीर हुआ। तुलुए आफ्ताब के साथ हम निकल आए। धर्मू दादा ने एक पुरानी टैक्सी हमारे हवाले की थी जो उसी गांव में किसी से खरीदी थी। डिग्गी में अपना सामान भरकर हम चल पड़े। मैंने लौरा को खामोश रहने की ताकीद की थी कि अब उसकी पहचान जबान खोलने से होना थी, वरना उसकी शक्ल बिल्कुल ही तब्दील हो गई थी। मुंबई ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन उस शहर की आबादी इतनी गुंजान है और शहर ने इतना फैलाव इख्तियार कर लिया है कि अंदरूने शहर ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाने पर घंटों लग जाते हैं। वक्त की कमी नहीं थी कि तेजी करते।
हुलिया हमारा ऐसा था कि निगाहों का मरकज नहीं बन सकते थे। 2-3 जगहों पर पुलिस वालों ने रोका, मगर बाबा कायदे आजम की तरह उनके ऐनक वाले बापू गांधी की तस्वीर में भी बड़ी ताकत छुपी है। 100 रुपए के नोट ने पुलिस वाले की दुरुस्ती खुशगवार मुस्कुराहट में तब्दील कर दी। टैक्सी के कागजात जांचना तो दरकनार, उन्होंने हमारा नाम पूछना भी गवारा नहीं किया था। इस बार रिहाइश को मैंने एक साहिली बस्ती में छोटी सी खोली ढूंढी थी। एक कमरा, बैतुल खला, मुख्तसर सा सहन जिसमें रसोई बनी थी। वो ऐसा इलाका था जहाँ नंग धड़ंग बच्चे बच्चियों की बहुतात थी। जगह जगह गंदा पानी खड़ा था, गलाजत फैली थी। लौरा ने नाक भूं चढ़ाई, मुझे उसकी तबीयत साफ करना पड़ी। अगर ज्यादा ही ऐशो आराम और सहूलतों का शौक है तो शुक्ला की ख्वाबगाह बेहतर है। वो बरहम हुई राजा के मुंह से बकवास न निकले, ऐसा मुमकिन नहीं। मैंने झिड़का, इंडिया में अपनी मौजूदगी की वजह पर गौर करने के बाद ही मुंह खोला करो। उसने मुंह बनाया, इस गलीज जगह के अलावा भी छुपने को कई मकाम होंगे। मैंने खोली में नजरें दौड़ाते हुए इत्मीनान भरे लहजे में कहा, तो ढूंढ लो। वो धमकाने वाले अंदाज में बोली, तुम्हारे बार बार के तानों से तंग आकर मैं किसी दिन सचमुच अलहदा हो जाऊंगी। मेरा कहकहा बुलंद हुआ, क्या लगता है मुझे कोई फर्क पड़ेगा? जुबान निकाल कर मेरा मुंह चिढ़ाते हुए उसने बदबूदार मैले कुचैले बिस्तर को लपेट कर नीचे फेंका। बोली, इस गलाजत पर सोने से बेहतर है मैं गिरफ्तारी दे दूं। मैंने कहा, रोका किसने है? वो शाकी हुई, तुम नए बिस्तर भी नहीं खरीद सकते। मैं इत्मीनान से बोला, सारा पैसा तुम्हारे इलाज पर खर्च हो गया है। वो तानाजन हुई, शायद एहसान जताने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। मैं तुर्की बतुर्की बोला, और तुम्हारी जबान शिकवे शिकायत के अलावा कुछ नहीं बोल सकती। वो तिल मिलाते हुए बोली, नए बिस्तर लाने हैं कि नहीं? मैंने मुंह बनाया, बिस्तर तो ले दूंगा, अलबत्ता ये नाज नखरे होने वाले शौहर को दिखाना। वो मुझे बरहमी से घूर कर रह गई। मैं मुस्कुराते हुए बाहर आ गया। SR1 और थंडरबोल्ट मैंने टैक्सी की डिग्गी में कुफल कर दी थी ताकि हादसाती तौर पर भागने की सूरत में उन्हें न संभालना पड़े। टैक्सी की जाहिरी हालत इतनी गई गुजरी थी कि कोई उसे चुराने की हिमाकत नहीं कर सकता था। बाजार करीब ही था। आधे घंटे में मैं नए कंबल, बिस्तर की चादरें और तकिए और टीवी वगैरह ले आया। 2 चारपाइयों पर नए बिस्तर बिछाकर हम दरवाजा अंदर से कुंडी करके लेट गए। अब अगला लाहे अमल तय करना था। मैं शुक्ला को ढूंढ कर कत्ल करने पर मुसिर था और लौरा पहले उससे रकम बटोरने की मुतमन्नी थी। वो बोली, राजा मुझे पैसों की जरूरत है। उस सुअर की सजा सिर्फ मौत नहीं बनती, उसे मेरी बर्बादी का भी हिसाब देना होगा। मैंने कहा, तुम्हारी बर्बादी की सजा तो उसकी मौत हो गई, और रकम किस खुशी में वसूल करोगी? वो बोली, क्योंकि मुझे उसने सौदे के लिए बुलाया था और मुकर गया। मैं तंजिया लहजे में बोला, तुम कौन सा ईमानदारी से सौदा करने आई थी? वो बिफरते हुए बोली, तुम मेरे साथ हो या शुक्ला के? मैंने कहा, मैं अदल के साथ हूँ। वो इस्तेहजाई अंदाज में बोली, एक मुल्क की सरहद गैर कानूनी तौर पर उबूर करके उसके राजों को चुराना अदल इंसाफ की कौन सी किस्म है? मैंने कहा, गो मैं राज चुराने नहीं आया, अगर आया होता तब भी अदल के मुनाफी न था कि ऐसा अपने मुल्क की खातिर किया जाता है, वरना सरकारी राजों का किसी आम बंदे ने अचार थोड़ी डालना है। वो खफकी से बोली, रोजाना की चू चू से बेहतर है मुझे अकेला ही छोड़ दो। मैं शरारती लहजे में बोला, छोड़ देता, बस डेट का लालच रोके हुए है। वो दांत पीसते हुए बोली, राजा एक बात यकीनी है, तुमने मरना मेरे ही हाथों है। मैंने कहा, शुक्ला के बाद ही नंबर लगाना, वरना अकेली रह जाओगी। वो बरजस्ता बोली, तुम्हारे रवैये से तो ऐसा नहीं लगता कि शुक्ला की बारी पहले आएगी। अगले 3-4 दिन हमने उसी खोली में गुजारे। हालात हाजिरा से बाखबर रहने को मैंने टीवी सेट करके लगा दिया था। 3-4 दिन बाद हमने करण चावला के दफ्तर की निगरानी शुरू कर दी। टैक्सी की डिग्गी में स्नाइपर राइफलें लेकर फिरना खतरे से खाली न था, मगर हमारा हुलिया ऐसा था कि किसी को शक नहीं हो सकता था। यूं भी हमारी कोशिश यही होती थी कि टैक्सी किसी पार्किंग में खड़ी करके निगरानी करें। हम लंबे मुबाहसे के बाद लाहे अमल तय कर चुके थे। करण शुक्ला मुश्किल हदफ था, उस पर हाथ डालना इतना आसान नहीं था, तभी हम कोई दकीका फुरोगुजाश्त नहीं करना चाहते थे। करण चावला बज़ाहिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से मुंसलिक था। कंपनी दफ्तर में उसकी आमद भी गाहे गाहे होती और वो ज्यादा देर बैठता भी नहीं था। सुबह 9 बजे उसकी आमद होती, घंटा आध वहां बैठकर गायब हो जाता। मैंने उसका ताकुब करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि बैद न था कि वो ताकुब से बाखबर हो जाता। यूं हमें लेने के देने पड़ जाते। ममता दीदी भी 2-3 मरतबा नजर आई। मंसूबा सोचने के बाद हम अमल को तैयार थे। पहले मरहले में करण चावला के दफ्तर के सामने कोई बुलंद मकाम ढूंढने की जरूरत थी, और उसके लिए हमें ज्यादा तगो-दौ न करना पड़ी, क्योंकि उसके जवानिब में 100 मीटर के दायरे में कई ऊंची इमारत मौजूद थी। हमने इमारत की रैकी के बाद 2 जगहों का चुनाव किया।
एक 6 मंजिला रिहायशी इमारत थी, उसकी छत से हम कामयाब कार्रवाई कर सकते थे। दूसरा होटल था, उसकी चौथी, पांचवी, छठी मंजिल और छत से हदफ सही नजर आता था। उसके अलावा भी कुछ इमारत की छतें काबिल इस्तेमाल थी, मगर होटल सबसे मुनासिब था कि वहां किसी मदाखलत का इम्कान न होने के बराबर था और एक स्नाइपर को सबसे ज्यादा यकसुई की जरूरत रहती है। तभी बाहम मशवरे से हमने होटल को चुना। खाली कमरा हमें छठी मंजिल पर मिल सका था। अगले दिन हम कार्रवाई को तैयार थे और SR1 के साथ होटल के कमरे में मौजूद थे। राइफल जोड़कर मैंने खिड़की पर लगाई और शीशा खोलकर बैठ गया। मैंने जमीन पर लेटने की बजाय कुर्सी पर बैठने को तरजीह दी, क्योंकि खिड़की फर्श से बुलंद थी। करण चावला को हमने पार्किंग में घेरने का मंसूबा बनाया था, क्योंकि दफ्तर में जाने के बाद मैं उसकी बेखबरी में उसे निशाना बना सकता था, लेकिन उस पर धूस नहीं जमा सकता था। अलबत्ता पार्किंग कम से कम इतनी वसी जरूर थी कि वो भाग नहीं सकता था। पार्किंग का हवाई फासला 750 मीटर था और इतने फासले पर SR1 के साथ मैं किसी भी शख्स की खोपड़ी तो कुजा, आंख को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता था। मुकम्मल तैयारी के बाद लॉरा ब्राउन दूरबीन से करण चावला के दफ्तर का जायजा लेने लगी। मैंने स्पॉटर स्कोप उठा लिया। लॉरा बड़बड़ाने के अंदाज में बोली, आधा घंटा बाकी है। मैंने कहा, वक्त का बड़ा पाबंद है कमबख्त। वो फलसफियाना अंदाज में बोली, ये पाबंदी कभी कभार नुकसानदेह साबित होती है, क्योंकि दुश्मनों को मंसूबा बनाने में आसानी होती है। मैं हंसा। वक्त की पाबंदी न करने वाला भी दुश्मनों से बच नहीं सकता। मंसूबा बनाने वाले सबसे पहले हदफ की आदात और रोजमर्रा जांचते हैं और इसी के मुताबिक मंसूबा तरतीब देते हैं। उसने कहा, तुम्हें खामखा निशानेबाजी का शौक चढ़ा है, वरना रात को उसके दफ्तर की तलाशी ली जा सकती थी। मैं साफ गोई से बोला, पहरेदारों से निपट लेते, मगर तिजोरी खोलना इतना आसान नहीं है। तभी मुझे ये मंसूबा सोचना पड़ा। लॉरा ने शरारत से कहा, खतरे का सामना तो मुझे ही करना पड़ेगा। मैंने पेशकश की, ये जिम्मेदारी संभालो, तुम्हारी जगह मैं चला जाऊंगा। वो बोली, शायद खुद को मुझसे बेहतर स्नाइपर समझ रहे हो और मैं तुम्हारी गलत फहमी दूर कर सकती हूँ। मैंने मुंह बनाया, मेरा ख्याल है जिम्मेदारियां हमने मिलकर बांटी थी। तकरार समेटते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। बोली, 15 मिनट रह गए हैं और मेरा ख्याल है जाने का वक्त हो गया है। उसके बाहर निकलते ही मैंने दरवाजा अंदर से कुफल किया और अपनी जगह संभाल ली। स्नाइपरों में एक यकसा आदत होती है कि शिकार की आमद से बहुत पहले मोर्चा संभाल लेते हैं। किसी मजबूरी की वजह से घात में बैठने में देर हो जाए तो अलहदा बात है, वरना कई कई घंटे हदफ के इंतजार में लेटे गुजार देते हैं, क्योंकि हदफ की जरा सी बेकायदगी से सारा मंसूबा चौपट होने का खतरा होता है। यूं भी स्नाइपर का हदफ हमेशा खुसूसी शख्सियत होती है और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मौका बार बार नहीं मिलता। जल्द ही लॉरा पार्किंग के करीब पहुंचती नजर आई। उस वक्त उसने आर्जी तौर पर बहरूप खत्म कर दिया था, क्योंकि हम नहीं चाहते करण चावला को उसके बदले हुए हुलिये से वाकफियत होती। अलबत्ता चेहरे पर उसने मास्क जरूर पहन लिया था, लेकिन मास्क की वजह से बमुश्किल आधा चेहरा ही छुप रहा था और बईद न था कि करण चावला जैसा शातिर उसे पहली नजर में न पहचान पाता। मगर उसे छुपने की जरूरत होती तो वो असल हुलिये में न आती। मैं शरारत से बोला, दूर से काफी पुरकशिश लगती हो। उसकी खफगी भरी आवाज मेरे कानों में पहुंची। क्या ये वक्त ऐसी बातों का है? हमारा राब्ता वायरलेस सेट के जरिए कायम था। वायरलेस की बुलंद आवाज को छुपाने को हमने एयरफोन लगाए हुए थे। मुतबादिल जरिया हमारे मोबाइल फोन थे। मैं हंसा, चलो तुम बता दो ऐसी बातों का वक्त कौन सा होता है। वो तपते हुए बोली, अभी तुम्हारे करीब मौजूद थी, तब बकवास करते ना, ताकि अच्छी तरह तबीयत साफ कर देती। मैंने कहा तो है, दूर से अच्छी लग रही हो, करीब से तो भूतनी लगती हो। वो बरहम हुई, तुम्हें ऐसे मौकों पर इतनी बकवास कैसे सूझ जाती है। मैं स्पॉटर साइट से उस पर नजर रखे हुए था। वो पार्किंग के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। वो काले रंग के 3 पीस सूट में थी। उसके चलने का अंदाज और रख रखाव ऐसा नहीं था कि चौकीदार तारुस करता, और फिर उसका यूरोपियन होना तो सोने पे सुहागा था। दरवाजे में दाखिल होते वक्त उसने घड़ी देखी। गैर इरादी तौर पर मेरी नजरें भी अपनी कलाई की तरफ उठ गई थीं। करण चावला की आमद में 1-2 मिनट ही बाकी थे। वो ठीक 9 बजे या 1-2 मिनट के फर्क से वहां पहुंच जाता था। लॉरा धीमे कदमों से चलते हुए पार्किंग से दफ्तर की इमारत को जाने वाले रास्ते पर चलते हुए सीढ़ियों तक पहुंची और फिर वापस मुड़ गई। उसी दम करण चावला की काले रंग की कार पार्किंग में दाखिल हुई। स्पॉटर स्कोप नीचे रखकर मैं SR1 के पीछे बैठ गया। राइफल का बट दाएं कंधे में दबाकर टेलीस्कोप साइड से कवर हटाया। एक नजर एलिवेशन और डिफ्लेक्शन नॉब का जायजा लेकर रेंज की दुरुस्ती की तस्दीक की और फिर बाईं आंख बंद करके दाएं गाल को बट पर टेक दिया। अब मैं फायर करने को तैयार था। लॉरा की कॉल मेरे मोबाइल फोन पर मौसूल हुई। कॉल वसूल करके मैंने हैंड फ्री कान में लगा लिया। वायरलेस सेट पर बात करने वाले को बटन दबाने की जहमत करना पड़ती है, तभी उसने मोबाइल फोन पर कॉल की थी। कार पार्क करके वो बाहर निकला।
मखसूस की चेन का बटन दबाकर उसने कार लॉक की और दफ्तर की तरफ बढ़ा। लॉरा उसके इंतजार में थोड़ा दूर रुक गई थी। चंद कदम लेते ही उसकी नजरें लॉरा की तरफ उठी। वो ठिठक कर रुका और एकदम होल्स्टर से पिस्तौल उसके हाथों में मुंतकिल हो गया था। उसकी हरकत सकनात में चीते की सी फुर्ती और उकाब की सी तेजी थी। बिलाशुबा वो सख्त हरीफ था। उसका इस्तेहज़ाई कहकहा बुलंद हुआ, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो तो खुद चलकर मेरे पास पहुंच गई है। ये उसने बाआवाज़े बुलंद कहा था। बिल्कुल हल्की सी आवाज मेरे कानों तक पहुंची थी। मैं किसी ऐसे ही लम्हे का मुंतजिर था। बगैर वक्त जाया किए उसके पिस्तौल पर शिस्त साधी और ट्रिगर दबा दिया। गोली ने हदफ को छूने में एक लम्हा तक न लगाया। जोरदार झटके से पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। लॉरा हंसी, मिस्टर, तुम इस वक्त SS के निशाने पर हो। एक कदम भी आगे पीछे किया तो वो जिंदगी की आखिरी हरकत होगी। करण का सर घूमा और नजरें होटल की इमारत की तरफ उठी। उसने इत्मीनान भरे अंदाज में कुछ पूछा मगर आवाज मेरे कानों तक न पहुंची। लॉरा की आवाज मुझे वाज़े सुनाई दी, ये जानकारी तुम्हारे किस काम की? उसी वक्त एक कार पार्किंग में दाखिल हुई मगर मेरा पूरा ध्यान करण पर था। वो शातिर कोई भी चाल चल सकता था। मैंने लॉरा ब्राउन को उससे फासला रखने की ताकीद की थी क्योंकि वो उसे यरगमाल बनाने की कोशिश कर सकता था। करण ने फिर कुछ पूछा मगर मुझे आवाज सुनाई नहीं दी थी। लॉरा ने मोबाइल फोन उसकी जानिब उछाला। ये लो, खुद बात कर लो। मोबाइल हवा में पकड़ते हुए उसने कान से लगाया और बगैर किसी तमहीद के बोला, तुम्हें अपनी दीदी के मशवरे पर अमल करना चाहिए था। मैंने उसे डराने की कोशिश की, करण चावला, तुम चंद लम्हों के मेहमान हो, कोई आखिरी ख्वाहिश? मगर वो शातिर इतनी जल्दी से मेरे जाल में नहीं आ सकता था। इत्मीनान से बोला, यही बताने को अपनी महबूबा को खतरे में झोंका है। मैंने कहा, हाँ, क्योंकि मारने से पहले बावर भी करवाना था कि तुम किसके हाथों अंजाम को पहुंच रहे हो। वो बेखौफी से बोला, तुम्हारी दीदी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैंने सफाई से झूठ बोला, कौन सी दीदी? एक मतलब परस्त खुदगरज लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती। वो बोला, एहसान फरामोश, उसकी वजह से तुम्हें फरार का मौका मिला है। मैंने हैरानी जाहिर की, उसकी वजह से कैसे? वो बोला, बेवकूफ, तुम्हारी मोहब्बत में इतनी अंधी थी कि उसे पता ही न चला कि तुमने कब उसके बालों से चिमटी निकाल ली। उसकी खुशकिस्मती के इस बात से सिर्फ मैं वाकिफ हूँ, वरना अब तक अपने कैरियर को तबाह कर चुकी होती। करण चावला यकीनन हमारे फरार की वजह तक पहुंच गया था। मैं हंसा, गोया तुम तस्लीम करते हो ऐसा उसकी लाइल्मी में हुआ, फिर एहसान कैसा? उसी वक्त वायरलेस से लॉरा की घबराई हुई आवाज बरामद हुई, राजा, काम खराब हो गया है। मैंने फोन का राब्ता काटे बगैर पूछा, क्या हुआ? क्योंकि करण चावला तक लॉरा की आवाज नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन लॉरा के जवाब देने से पहले मेरे कानों में एक और आवाज पड़ी, रोहन, जहां क्यों रुके हो? अचानक ही मेरे सर पर बम फटा। वो ममता दीदी की आवाज थी। करण चावला का असल नाम रोहन था। आम लोगों के लिए वो करण चावला और ममता दीदी के लिए रोहन गुजराल था। करण चावला फीकी मुस्कुराहट से बोला, तुम्हारे राज के निशाने पर हूँ। उन्होंने हैरानी से कहा, समझी नहीं? वो बिल्कुल करण के करीब खड़ी थी, तभी उनकी आवाज मेरी समातों तक भी पहुंच रही थी। इसी दौरान उनकी नजर चंद कदमों के फासले पर मौजूद लॉरा पर पड़ी। ओ, तो ये भगोड़ी भी यहाँ मौजूद है। करण ने कहा, सुनीता, तुम्हारा राज होटल में बैठकर मुझ पर निशाना साधे हुए है। वो बोली, क्या? करण की निगाहों के ताक़ुब में उसने गर्दन होटल की खिड़की की जानिब मोड़ी और फौरन उसे अपनी आड़ में ले लिया। साथ ही उसके हाथ से फोन झपट कर कान से लगाया। राज, सचमुच तुम हो? मैंने फीके लहजे में धमकी दी, दीदी, बेहतर होगा यहाँ से चली जाएं। ये न हो मुझे गलत फैसला करना पड़े। ममता दीदी की आमद हमारे मंसूबे पर पानी फेरने वाली थी। उसकी बरहम आवाज मेरे कानों में पहुंची, गोली चलाओ छोटे, धमकियां किसे दे रहे हो? मैंने सख्त लहजे में कहा, दीदी, आखिरी बार तंबीह कर रहा हूँ, मेरे दुश्मन के सामने से हट जाओ वरना पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो बोली, ओए बेहया बेशरम कमीने, अपनी दीदी को धमकियां देता है। सामने होते तो चमाटे मार मार कर तुम्हारा थोबड़ा लाल कर देती। बड़ा स्नाइपर, चलाओ गोली, मैं भी देखती हूँ कितने निशानेबाज हो। करण चावला ने उसे मोबाइल लेने की कोशिश की। सुनीता, मुझे बात करने दो। ममता दीदी बिफर गई। छोड़ो बातचीत को, इसे गोली चलाने दो। ये उनका गुस्सा नहीं, मुझ पर अंधा एतमाद बोल रहा था कि मैं उन पर गोली चलाने का हौसला नहीं कर सकता। मैंने राब्ता मुनक़ता करते हुए लॉरा को कहा, वहां से निकलने की करो। वो हैरान रह गई, क्यों, क्या हुआ? उसी दम मोबाइल फोन पर कॉल आने लगी। ममता दीदी लॉरा के मोबाइल फोन से कॉल कर रही थी। मैंने टेलीस्कोप साइट से उसके चेहरे पर नजरें दौड़ाते हुए कॉल वसूल की। राज, फौरन मेरे पास पहुंचो, तुम्हें हुक्म दे रही हूँ, गिरफ्तारी दे दो। मैं तुम्हें बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचाऊंगी। इस गोरी चुड़ैल का साथ देना छोड़ दो। मैंने कहा, दीदी, आप कब तक करण चावला को मुझसे बचाएंगी? और याद रहे, अगली बार मैं आप पर भी गोली चलाने
से गुरेज नहीं करूंगा। वो बोली, फजूल की बकवास बंद करो और जो कह रही हूँ उस पर अमल करो। उसके नजदीक मेरी धमकी किसी काबिल नहीं थी। मैंने करण चावला को मोबाइल फोन कान से लगाते देखा। यकीनन ये खतरे का निशान था। लॉरा ब्राउन पार्किंग से बाहर आ गई थी। करण चावला उसे रोकने को ममता दीदी की आड़ से नहीं निकल सकता था, न ममता दीदी उसे छोड़कर लॉरा को पकड़ने की कोशिश कर सकती थी। मैं राब्ता मुनक़ता किए बगैर सूरत से राइफल को समेटने लगा। वहां रुकना खतरनाक था। गो ममता दीदी की मौजूदगी के बावजूद मैं कोशिश करता तो करण चावला के किसी न किसी उज़्व को निशाना बना लेता, मगर ऐसा करने की सूरत में ममता दीदी को गोली लगने का खतरा बहरहाल मौजूद था। मुंह बोली सही बहन तो थी, और बहनों पर गोली चलाने वाले इंसान नहीं हुआ करते। यूं भी हमारा मकसद करण चावला की हलाकत नहीं थी। वो रॉ का मुखलिस एजेंट था और हम दहशतगर्द नहीं थे कि शहर में जाकर कत्लो गारत करते फिरते। हम तो गन पॉइंट पर उससे शुक्ला के खिलाफ दस्तावेजात लेना चाहते थे, और ममता दीदी न आती तो तकरीबन कामयाब हो ही गए थे। मैंने कहा, दीदी आप बीच में से हट क्यों नहीं जाती? वो शफकत भरे लहजे में बोली, अच्छा तुम कमरा नंबर बता दो, मैं वहीं आ रही हूँ। इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे और मिलकर कोई लाहे अमल तय करेंगे। अपने राज को मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है आ जाएं। मैं कमरा नंबर 195 में हूँ। उस वक्त मैं सामान समेटकर कमरे से निकल रहा था। दीदी को ऐसे अंदाज में कहा गोया उसे करण के सामने से हटने की तरगीब दे रहा हूँ। वो बोली, खाओ मेरे सर की कसम कि मेरे सामने से हटने पर गोली नहीं चलाओगे। मैंने कहा, दीदी ये बहस तकरार का वक्त नहीं है, इधर आना है तो जल्दी करें। मैंने लिफ्ट में दाखिल होकर फर्शी मंजिल का बटन दबा दिया। लॉरा की आवाज मेरे कानों में पहुंची, मुझे टैक्सी मिल गई है। यकीनन वो जल्दी में वहां से निकलना चाहती थी, तभी मेरे पास आने की जहमत नहीं कर रही थी। अंग्रेजी के 2 हर्फ ओके मैंने इस अंदाज में बोले कि ममता दीदी को मालूम ही न हुआ कि मैं किसी और को मुखातिब हूँ। उन्हें लगा मैं उनसे तस्दीक चाह रहा हूँ। वो बोली, राज मुझे दुख देकर तुम्हें खुशी मिलेगी? क्या बहनों के सुहाग भाइयों के हाथों कत्ल होते हैं? मैंने फजूल तकरार की, वो आपका शौहर नहीं है। इससे कई गुना अच्छे रिश्ते आपको मिल जाएंगे। मेरी दीदी लाखों करोड़ों में एक है, ऐसे टटपूंजिए की हैसियत ही क्या है? वो रूहानसी हुई, राम कसम बहुत पिटोगे राज। लिफ्ट से निकलकर मैंने सूरत से होटल का हॉल उबूर किया और पार्किंग में पहुंचकर अपनी कार में बैठ गया। मुझे इल्म नहीं था कि करण चावला के बंदों ने कब तक वहां पहुंचना था। इग्निशन में चाबी घुमाते हुए मैं धीरे से हंसा। दीदी अपना बहुत सा ख्याल रखना और करण को बता दो खामखा वक्त जाया न करे। आपकी आमद के साथ ही मैं होटल के कमरे से निकल आया था, क्योंकि जानता था आप ऐसा ही कुछ करेंगी। वो बोली, राज बात सुनो। वो राब्ता कायम रखने पर मुसिर हुई, मगर मैंने मोबाइल फोन कार से बाहर फेंक कर रफ्तार बढ़ा दी। वहां से जल्द अज जल्द दूर निकलने की जरूरत थी। मैंने लॉरा ब्राउन को आवाज दी, हेलो, मगर उसकी जवाबी आवाज सुनाई न दी। मैंने बटन सही तरीके से दबाकर उसे दोबारा पुकारा, लॉरा, मगर जवाब न आया। यकीनन वो वायरलेस के मिलाप की हद से बाहर थी। अचानक एक और इंकिशाफ हुआ कि मुझे ये मालूम नहीं था कि लॉरा की टैक्सी का रुख किस जानिब था। अब अपने ठिकाने पर जाकर ही मुलाकात हो सकती थी, क्योंकि उसका मोबाइल फोन ममता दीदी के पास रह गया था और अपना मोबाइल फोन मैंने खतरे से बचने के लिए फेंक दिया था। 2-3 किलोमीटर तक तो मैं चौकन्ने अंदाज में अपने ताकुब और अतराफ पर नजर रखे रहा, मगर कोई मशकूक गाड़ी या मोटरसाइकिल वगैरह नजर न आने पर मुतमईन हो गया। हदफ की हर तरह से निगरानी करके हमने कामयाब मंसूबा तरतीब दिया था, मगर ममता दीदी की मदाखलत का खतरा मंसूबे में शामिल नहीं कर सके थे। उम्मीद ही न थी कि वो यूं अचानक टपक पड़ेंगी। करण चावला के लिए उसकी आमद नेमते गैर मुतरक्किबा साबित हुई थी। घंटे 1.5 के बाद मैं जगह पर पहुंच गया था। कार को मखसूस मकाम पर खड़ा करके मैं खोली में दाखिल हुआ। लॉरा अब तक नहीं पहुंची थी। मैं बिस्तर पर लेटकर उसका इंतजार करने लगा। मालूम ही न हुआ कि कब आंख लग गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।